हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक गाइस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो जैसा कि गाइस आप सभी के लिए डेली मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेकर आता हूं। इस सेशन में मैं आपके साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो भी जीके जीएस के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो मैं इस सेशन में सारे डिस्कस करता हूं। तो ये सेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं इस सेशन का पार्ट 10 आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फटाफट से अपने सेशन की ओर चलते और देखते गाइस आज के अपने सेशन में आप सभी के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो गाइस जो आज का पहला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गाइस, शून्य भेदभाव दिवस डैश पर मनाया जाता है। आपको बताना है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आपको बताना है जो जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे होता है वो हर साल कितनी तारीख को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 1 मार्च, दूसरा ऑप्शन 2 मार्च, या फिर 3 मार्च, या फिर 4 मार्च को। फटाफट से आप इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दे सकते हो। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा 1 मार्च के दिन जीरो भेदभाव दिवस या फिर शून्य भेदभाव दिवस पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसे सबसे पहली बार कब मनाया गया था तो मैं आपको बताना चाहूंगा 1 मार्च 2014 के अंदर इसे बीजिंग चाइना के अंदर मनाया गया था। कौन सी एजेंसी ने इसकी शुरुआत की थी तो वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये क्यों मनाया जाता है, ये इसलिए मनाया जाता है जो भी अपने भेदभाव होते हैं गर्ल्स में, वुमेन्स में, या फिर मेंस, और जो भी होते हैं मेंस में अपन लोग अलग भेदभाव करते हैं, तो उनका मतलब एक जागरूकता फैलाने के लिए उनके बीच में ये अभियान या फिर ये दिवस मनाया जाता है। वहीं मैं इसकी बात कर लूं तो इसको कौन सी एजेंसी मनाती है तो जॉइंट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन एचआईवी एंड एड्स एक एजेंसी है, उसके द्वारा इसे मनाया जाता है। इसने इसकी शुरुआत जैसा कि मैंने बताया 1 मार्च 2014 के अंदर शुरू की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो जनेवा के अंदर है, जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर आता है। जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था तो 26 जुलाई 1994 के अंदर इसका फॉर्मेशन हुआ, जिस एजेंसी की मैंने आपसे बात की। आपको इतनी जानकारी क्वेश्चन से जरूर होनी चाहिए थी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कप या फिर ट्रॉफी क्रिकेट के खेल से जुड़ा हुआ है। डेविस कप, आगा खान कप, विंबलडन कप, या फिर नेहरू कप, या फिर रणजी ट्रॉफी। तो फटाफट से इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। तब तक मैं आपको ये इंग्लिश में भी पढ़ के सुना देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स डैश ट्रॉफीज इज एसोसिएटेड विद द गेम्स ऑफ क्रिकेट। डेविस कप, आगा खान कप, विंबलडन कप, नेहरू कप, या फिर रणजी ट्रॉफी। तो फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है इसका उत्तर देने के लिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा रणजी ट्रॉफी। किससे जुड़ी हुई है? क्रिकेट से। वहीं मैं बात करूंगा जो डेविस कप है वो किससे जुड़ा हुआ है तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा वो टेनिस से जुड़ा हुआ। आगा खान कप है वो हॉकी से जुड़ा हुआ। विंबलडन कप भी टेनिस से जुड़ा हुआ है। जो कि नेहरू कप है वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। आपको सारे कपों की जानकारी होनी चाहिए। ये जो इतने भी कप्स और ट्रॉफी होते हैं वो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एनटीपीसी और ग्रुप डी तो जरूर पूछता है। वहीं अपन अब रणजी ट्रॉफी की बात करेंगे तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1934 के अंदर हुई थी। जो इसका करंट चैंपियन है वो है सौराष्ट्र, इसका करंट चैंपियन है। वहीं की सबसे ज्यादा टाइटल किसने जीते तो मुंबई ने जीते। कितने टाइटल? 41 टाइटल जीते रणजी ट्रॉफी के। 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। वहीं सबसे ज्यादा रन इसमें किसके तो वसीम झापर, जो कि अपने इंडिया के खिलाड़ी हैं। क्योंकि ये जो भी होती है ना रणजी ट्रॉफी वो इंडिया के अंदर होती है, एक डोमेस्टिक क्रिकेट लेवल की ट्रॉफी है। वहीं राजेंद्र गोयल जी यहाँ पर सबसे ज्यादा विकेट टेकर है, इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए इस ट्रॉफी के अंदर। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सेस्मोग्राफ, पेरिसोस्कोप, मैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर डायनोमीटर। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तब तक मैं आपको इंग्लिश में पढ़कर ये सुना देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स। जो अर्थक्वेक आते हैं उनकी तीव्रता मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाते हैं। सेस्मोग्राफ, पेरिस्कोप, मैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर डायनोमोमीटर। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में।
तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा सेस्मोग्राफ से अपन भूकंप की तीव्रता नाप सकते हैं। वहीं अपन बात करेंगे पेरिस्कोप किस लिए यूज किया जाता है। ये ऑप्टिकल मेजरमेंट है, इससे एंगल को मेजर किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। मैनोमीटर किस लिए यूज किया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो अपना गैस का प्रेशर होता है उसको मापने के लिए अपन मैनोमीटर का यूज करते हैं। गैल्वेनोमीटर से अपन, ये एक एमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक एमीटर, इसमें इलेक्ट्रिक करंट को माप सकते हैं। डायनोमोमीटर में अपन क्या कर सकते हैं, तो फोर्स को माप सकते हैं, अपनी कितनी फोर्स लग रहा है, कितना बल लग रहा है, वो अपन डायनोमोमीटर से माप सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ज्यादा आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो गाइज इन सारी आपको जितनी भी मतलब मेजरमेंट होते हैं, किससे किसको मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से गोदावरी नदी होकर नहीं गुजरती है। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। द रिवर गोदावरी डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे लाइव चैट के कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके पास मात्र 5 सेकंड है। ये आपके लिए लाइव क्विज सेशन होता है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप यहां से अपनी तैयारी के बारे में रियलाइज कर सकते हो कि आपकी कितनी स्पीड है हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा गुजरात के अंदर से गोदावरी नदी होकर नहीं गुजरती है। तो कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। जिसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के अंदर, एक मंदिर आता है, एक जगह आती त्र्यंबकेश्वर, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा, गोदावरी भारत की सबसे सेकंड नंबर की लार्जेस्ट रिवर है। तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से शुरू होती है और कहां पर जाती है, तेलंगाना के अंदर जाती है, आंध्र प्रदेश के अंदर से भी गुजरती है, वहीं ये जाती है छत्तीसगढ़ से भी होकर गुजरती है और उड़ीसा से भी होकर गुजरती है और फिर ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से भारत में कौन से राज्य ने सबसे पहले यात्री ट्रेन शुरू की थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्ट इन इंडिया। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर वेस्ट बंगाल। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा, गाइस आपको टाइम दे रहा हूं, आप उत्तर दे लीजिए इसका हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका उत्तर होगा, महाराष्ट्र के द्वारा सबसे पहली बार पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई थी। अब आपको ये बताना होगा कि ये कौन सी तारीख को या फिर कौन सी सन में इसकी शुरुआत की गई थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो बॉम्बे से थाने के बीच में ये ट्रेन चलाई गई थी पैसेंजर ट्रेन, इसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 1853 के अंदर। आपको ये बात जरूर पता होनी चाहिए। वहीं ट्रेन की अपने भारत में कब शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1853 के अंदर। इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए। भाई मेरी तरफ से आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपका स्टैटिक्स से जोड़कर मैं करंट अफेयर में ले जाता हूं उस क्वेश्चन को। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रेजेंटली में जो अपना इंडियन रेलवे बोर्ड है उसके अभी प्रेजेंटली में चेयरमैन कौन है, ये आपको बताना है हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। फटाफट से बता दीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम देते हो, वहां पर रेलवे से जुड़े क्वेश्चन हर साल बनते हैं। तो आपको बताना है प्रेजेंटली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा विनोद कुमार यादव जी प्रेजेंटली में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है। आपको बताना है हु इज द रियल फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर। चंद्रगुप्त सेकंड या फिर समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त या फिर घटोत्कच। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये बहुत ज्यादा मतलब अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप गूगल पर इसका प्रश्न सर्च करोगे तो आपको मिलेगा इसका उत्तर चंद्रगुप्त फर्स्ट, पर लेकिन वो गलत उत्तर है। आपको कभी भी लगाकर नहीं आना है चंद्रगुप्त फर्स्ट। मैंने बहुत रिसर्च की है इस क्वेश्चन के ऊपर, तब लेकर आया हूं। इसका राइट उत्तर है श्रीगुप्त, जो कि वास्तविक संस्थापक थे किसके, गुप्त साम्राज्य के, जिसे गुप्त एम्पायर बोलते हैं या फिर गुप्त डायनेस्टी बोलेंगे। इसकी शुरुआत हुई थी, इसके पहले शासक थे घटोत्कच, फिर दूसरे नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर आते हैं समुद्रगुप्त, फिर जिन्हें समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, रमागुप्त के
नाम से, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आते हैं कुमार गुप्त, फिर इस तरीके से चलता है। और यहाँ के जो इसके लास्ट शासक थे वो थे विष्णु गुप्ता जी, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि जो गुप्ता साम्राज्य था उसके लास्ट शासक कौन थे, तो आपको बताना है विष्णु गुप्ता जी थे, तो आपको पता होना चाहिए। और आपको ये सन भी याद करनी है, 320 सीई से 520 320 सी से 550 सी तक गुप्त एम्पायर ने साम्राज्य किया था। और इनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र, आपको ये भी पता होना चाहिए। बहुत बार इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेंगे और आ चुके हैं ऑलरेडी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था ताकि स्वतंत्रता संग्राम में मदद मिल सके। इन ऑर्डर टू हेल्प इन द फ्रीडम स्ट्रगल विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्ट बाय लोकमान्य तिलक, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, या फिर गदर, या फिर हरिजन। तो फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपको जितने भी ऑप्शन दिए उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एनटीपीसी और ग्रुप डी क्रैक करना चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो आपको जो ऑप्शन होते हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए और साथ में आपको करेक्ट उत्तर भी पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो इजीली तरीके से। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा केसरी न्यूज़पेपर था, उसकी शुरुआत की गई थी किसके द्वारा, लोकमान्य तिलक जी के द्वारा। क्यों की गई थी, ये मराठी भाषा में लिखा जाता है, इसलिए किया गया था कि जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था उसमें मदद मिले और लोगों तक जो न्यूज पहुंच जाए फटाफट से। तो मैं बताना चाहूंगा इसका जो शुरुआत कब हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसकी शुरुआत हुई थी 4 जनवरी 1991 के अंदर केसरी न्यूज़पेपर की शुरुआत हुई थी। अमृत बाजार पत्रिका की अब अपन बात करेंगे, इसको किसने स्टार्ट किया था, तो मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 20 फरवरी 1868 के अंदर। वहीं गदर न्यूज़पेपर की बात करूंगा तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, लाला हरदयाल जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। हरिजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये भी आता है एग्जाम में, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो आपको एक एक ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है गाइस। केसरी की लोकमान्य तिलक ने, अमृत बाजार पत्रिका की किसने की थी, शिशिर कुमार घोष ने और मोतीलाल घोष ने। और गदर की किसने की है, तो लाला हरदयाल जी ने। हरिजन की किसने, महात्मा गांधी की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कथकली का शास्त्रीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। द क्लासिकल डांस ऑफ कथकली बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट, उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, या फिर आसाम। फटाफट से पहला ऑप्शन होगा इसका उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन होगा केरला, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, या फिर आसाम। फटाफट से आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं इसका उत्तर के लिए। तो फटाफट से दीजिए, आपके पास बहुत कम टाइम होता है पेपर हॉल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, इसलिए यहीं से आप आदत डाल लीजिए आज से ही कि आपको फटाफट से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा केरला का क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, कथकली। आपको याद करना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार। ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ना, इसके जो ऑप्शन से बन रहे हैं क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं वो 101% हर साल आपके एग्जाम में जरूर देखे जाते हैं गाइस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियसली बोल रहा हूं। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य था वो कहां का था, केरला का था। वहीं उड़ीसा का जो क्लासिकल डांस होगा, मतलब शास्त्रीय नृत्य होगा, वो कौन सा, उड़ीसी है। वहीं अपन बात करेंगे आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है वो कौन सा है, कुचिपुड़ी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश का जो क्लासिकल डांस है कुचिपुड़ी है। आसाम का कौन सा है, सत्रिया है। तो आपको सारे पता होना चाहिए ऑप्शन के भी, क्योंकि ऑप्शन से भी आपका क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस परमाणु में सबसे बड़ा व्यास है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स हैज द लार्जेस्ट डायमीटर, आपसे पूछा जा रहा है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, या फिर ब्रोमीन। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। और जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। इनके ऑप्शन से मैं नया क्वेश्चन आपके लिए जनरेट कर दे रहा हूं, उसे भी आपको याद रखना है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा आयोडीन की सबसे ज्यादा डायमीटर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं सबसे बड़ा व्यास है। तो मैं बात करूंगा जो कि आयोडीन है, इसकी सबसे ज्यादा रेडियस है। कितनी इसकी रेडियस, 115 नैनोमीटर इसकी रेडियस है। तो रेडियस के ही द्वारा अपन डायमीटर फाइंड करते हैं। D इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा R/2 होता है।
इसके ही द्वारा अपन डायमीटर निकालते हैं, तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका ही ऐसा डायमीटर होगा, आपको पता होना चाहिए। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है आईपीसीसी का मतलब क्या आपको बताना है। इंटर पार्लियामेंट्री पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, या फिर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर इंटर गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। जो ये आईपीसीसी है, इसका फुल फॉर्म बहुत से एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा और ऑलरेडी आ चुका है, आप उठाकर देख सकते हो प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर वो होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का मतलब होगा। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत की संसद में लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। आपको बताना है एम ए आयंगर, या फिर गणेश मावेलकर, या फिर सरदार हुकुम सिंह, या फिर नीलम संजीव रेड्डी। ये तो भारत के प्रेसिडेंट थे, आपको पता होना चाहिए नीलम संजीव रेड्डी। इसी मंथ अपन ने इनकी क्या मनाई थी, पूर्ण तिथि मनाई थी। तो मैं आपसे इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूं जब तक। इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा गणेश मावेलकर जी भारत की लोकसभा के पहले स्पीकर थे। वहीं आपसे मैं पूछना चाहूंगा जो प्रेजेंटली में लोकसभा चल रही है वो कौन से नंबर की लोकसभा चल रही है भारत के अंदर, और उसके लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो आपको बताना होगा। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। आपका जो करंट अफेयर हो और जो स्टैटिक जी के वो आपस में कनेक्ट होकर ही क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल आपके एग्जाम में, आप देख लीजिए उठाकर एग्जाम। तो गाइस जो इसका उत्तर होगा वो तो गणेश मावेलकर जी है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा प्रेजेंटली में 17 नंबर की लोकसभा चल रही है अपने भारत के अंदर, जो कि अभी चुनाव हुए थे। तो उसके जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो ओम बिरला जी हैं, जो कि कोटा के बूंदी कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा 16वीं जो लोकसभा थे उसकी कौन थी लोकसभा स्पीकर, वो थी सुमित्रा महाजन जी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है परमाणु संख्या 3 किस तत्व की है। बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, या फिर सोडियम। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। विच एलिमेंट हैज द एटॉमिक नंबर 3, बोरॉन, लिथियम, बेरिलियम, या फिर सोडियम। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा लिथियम। ये क्वेश्चन जो कि एटॉमिक नंबर पूछा जाता है आपसे, परमाणु संख्या पूछी जाती है, ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के सेक्शन में बनता है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में। तो मैं आपको बताऊंगा लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा बोरॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 5 होता है। सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। बेरिलियम का कितना होता है, 4। आपको ये सब भी याद रखने हैं। आपको ऑप्शन के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपको ऑप्शन भी यही ऐसे ही दिए जाते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी तो आप गलत कर दो क्वेश्चन। थोड़ा कंफ्यूज होगे तो आप गलत कर दोगे। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक था। तो आपको बताना है मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, या फिर दादा भाई नौरोजी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, या फिर दादा भाई नौरोजी। फटाफट से आप इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ये इसके संस्थापक थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, और इनके साथ एक और पर्सन थे, उनका नाम आप बताइए तब तक मैं इसकी जानकारी दे रहा हूं। बिहार के अंदर एक जगह आती है गया, वहां पर एक क्या हुई थी, मीटिंग हुई थी कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की। उसी टाइम इसको स्थापित किया गया था 1923 के अंदर। जो कि इनके साथ एक व्यक्ति और आते हैं, उनका नाम था चित्तरंजन दास, और इन दोनों ने मिलकर जो कि स्वराज पार्टी उसकी स्थापना की थी 1923 के अंदर। आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एनटीपीसी और ग्रुप डी में बहुत ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, आम क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन सा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बन गया है।
त्रिवेंद्रम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर अमृतसर हवाई अड्डा। विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम हुई वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू ऑपरेट कंप्लीटली ऑन सोलर पावर। आपसे यहां पर इंडिया की बात नहीं की जा रही, आपसे पूरी दुनिया का है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा पे डिपेंडेंट है और सौर ऊर्जा से ही चल रहा है। मतलब सोलर जो होती है ना, सूर्य के प्रकाश से जो अपन सोलर लाइट जनरेट करते हैं उसके द्वारा ये चल रहा है। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर है कोचिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, वो पूरी तरीके से सौर ऊर्जा के द्वारा चल रहा है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा भारत का जो पहला ये पूरे वर्ल्ड की बात थी, आप इसे याद रख लीजिए, दोबारा मुझे ना बोलना पड़े। और मैं आपसे इससे जनरेट करके एक क्वेश्चन और बता रहा हूं आपको, भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पर स्थापित हुआ, तो वो भोपाल के अंदर हुआ, आपको ये भी याद रखना है। अब अपने आज के लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत में पहली बार PSLV का इस्तेमाल कब किया था, 1980 में या फिर 1987 में या फिर 1994 में या फिर 2000 में। When was the PSLV used in India for the first time? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो 1994 के अंदर सबसे पहली बार पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था भारत के अंदर, जिसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PSLV। और इसका जो वर्जन था PSLV G वर्जन था, पहला वर्जन की अपन बात कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये सैटेलाइट को लॉन्च करने का व्हीकल होता है। इसके द्वारा जो अपनी सैटेलाइट होती है वो लॉन्च की जाती है अंतरिक्ष के अंदर। भाई मैं इससे रिलेटेड आपको एक चीज और बता दूं कि आपके क्वेश्चन में कभी 1994 की जगह अगर आपके क्वेश्चन में 1993 आ जाए, कितना आ जाए 1993 और 1994 ना हो, तो आपको 1993 लगाकर आना है। क्योंकि पहली बार जब ये आई थी PSLV तो कौन सी सन में आई थी, 20 सितंबर 1993 के अंदर। पर तब ये सक्सेसफुली नहीं जा पाई थी, ये इसका कॉल्यूजन हो गया था, ये मतलब सक्सेसफुली ऑपरेट नहीं हो पाई थी। तो मैं आपको बताऊंगा सक्सेसफुली जब ऑपरेट हुई थी वो सन थी 1994। अगर एग्जामिनर आपको 1993 देता है तो आपको 1993 लगाना है, आपको दोनों ऑप्शन साथ में नहीं देगा। अगर दोनों देता है तो फिर आपको 1994 लगाना है। वैसे 101% श्योर हूं दोनों ऑप्शन कभी नहीं देगा साथ में, आपको या तो 1993 मिलेगा या फिर 1994। थैंक यू क्लास, अपनी क्लास यहीं पर समाप्त होती, कल फिर मिलेंगे अपन इसी टाइम पर। आप लोग घर पर रहिए, इसी तरीके से अपनी शानदार तैयारी करते रहिए। गाइस अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। हर सेशन को बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, अपन जो एक PDF बनाते हैं या फिर PPT बनाते हैं उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है गाइस। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल एग्जाम स्टॉक पर। आपको जल्दी ही यहाँ पर और भी कोर्सों की मतलब जानकारी दी जाएगी, और भी नए कोर्स आने वाले हैं। अगर आपको और नए कोर्स की जल्दी में जरूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो, हम नेक्स्ट दिन वो कोर्स आपको अवेलेबल करा देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस थैंक यू, कल फिर मिलते हैं अपने इसी टाइम पे। थैंक यू गाइस, लाइक करना मत भूलिए गाइस।